हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। तो इससे पिछले वाले वीडियोस में हम इकोलॉजिक पिरामिड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संख्या पिरामिड क्या होता है। जो चैनल पे न्यू है वो मैंने अलग से इकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है। जो चैनल पे न्यू है वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसका तो पहला वाला जो पिरामिड है संख्या पिरामिड, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बायोमास पिरामिड, जिसको हिंदी में और एक नाम है जिसका जीव भार का पिरामिड भी बोलते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम ऊर्जा का पिरामिड। तो इस बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ बायोमास का पिरामिड होता क्या है। एक खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर में जीवों के संपूर्ण जैव भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जैव भार का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में, जब इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, संख्या के आधार पर उनको व्यवस्थित किया था, लेकिन इस पिरामिड में क्या होता है, उनके जैव भार के अनुसार उसको हम व्यवस्थित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम बायोमास का पिरामिड कहते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार के पिरामिड सदैव सीधा व ऊर्ध्वाधरी बनते हैं, क्योंकि उत्पादों का जैव भार सबसे अधिक होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी स्थल का बनाएंगे पिरामिड जैव भार के हिसाब से, तो क्या बनेगा, वो सदैव स्तंभित बनेगा, मतलब सीधा बनेगा और ऊर्ध्वाधरी बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। यहीं पे अगर हम, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब जैसे समुद्र में जैव भार का पिरामिड ऊर्ध्वाधरी उल्टा बनता है। इसमें क्या होगा, अगर हम किसी समुद्र में किसी का पारिस्थितिक तंत्र बनाए तो वो क्या बनेगा, सदैव उल्टा बनेगा, क्योंकि सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं का जैव भार सबसे अधिक होता है। क्योंकि इसमें जो सर्वोच्च श्रेणी है, मतलब जो पहले होता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर होता है अपघटक। तो उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो जो सबसे तृतीय उपभोक्ता होगा, सर्वोपरि जो होगा, उसका भार क्या होगा, सबसे अधिक होगा। चलिए इसको हम पिरामिड की मदद से समझ लेते हैं, फिर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे इसको। देखिए, इसको हमने जैव भार के हिसाब से इसका क्या बनाया, हमने पिरामिड बनाया। तो इसमें देखिए, अगर जैव भार देखेंगे, ये किसी पेड़ का है। एक पेड़ सबसे भारी होगा, अगर उसका हम वेट निकालेंगे, पेड़ बहुत भारी होगा। उसके ऊपर जो पक्षी रहेंगे वो क्या होंगे, पेड़ के हिसाब से ये क्या होगा, थोड़ा कम भारी होगा, ये हल्का होगा थोड़ा सा। इस पक्षी को जब मर जाएंगे, इसको कौन अपघटित करेंगे, कीट या फिर अपघटक जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए वो करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, जो पेड़ होगा वो सबसे भारी होगा, इसलिए इसको क्या रखा हमने, सबसे नीचे रखा। इसके बाद है हमारा पक्षी, ये क्या होगा, इससे और थोड़ा हल्का होगा, तो इसके थोड़ा सा और ऊपर। फिर जो कीट होगा वो सबसे हल्का है, इसलिए इसको सबसे ऊपर। इस प्रकार के पिरामिड में हम क्या करते हैं, जो सबसे अधिक भार वाला होता है उसको हम नीचे रखते हैं, और नीचे हमेशा उत्पादक ही रहेगा। जो उत्पादक होगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा, इसलिए उत्पादक के ये जो उत्पादक है इसका भार सबसे ज्यादा है, इसलिए ये नीचे है। और ये क्या, जो पिरामिड बना, ये क्या हमारा बना, ऊर्ध्वाधर, और बना क्या है, स्तंभ बना, मतलब ये सीधा बना, उल्टा नहीं बना। यहीं पे अगर हम लोग देख लेते हैं, एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, माना एक तालाब है। तालाब में क्या क्या पाई जाएंगी, छोटी मछली पाई जाएगी, मध्यम मछली पाई जाएगी, मतलब मिडिल साइज, जो बीच वाला होगा मीडियम साइज मछली पाई जाएगी, और बड़ी मछली पाई जाएगी। हमने क्या बोला कि जो उत्पादक होता है वो हमेशा नीचे होता है, आधार में क्या स्थापित होता है, छोटी मछली। लेकिन अगर हम जीव भार के हिसाब से देखें किसका भार सबसे अधिक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे भारी कौन होगा, बड़ी मछली सबसे भारी होगी। छोटी मछली संख्या में ज्यादा है लेकिन उसका भार क्या है, कम है। तो इसलिए क्या हुआ, उत्पादक को यहाँ पे रखना है, लेकिन ये कम है इसलिए थोड़ा सा जगह है इसके लिए। अब जो मीडियम साइज की मछली होगी उसका भार इससे तो ज्यादा होगा, लेकिन बड़ी मछली से कम होगा, इसलिए इसको बीच में रखा। और बड़ी मछली ये क्या होती है, सबसे ज्यादा इसका भार होता है, इसलिए जीव भार के हिसाब से अगर रखते हैं हम इसको, तो ये छोटी है, उत्पादक को नीचे ही रखना, इसलिए ये वाला क्या, जो हमारा पिरामिड बना, ये क्या बना, उल्टा बना। इसमें उल्टा क्यों नहीं बना, क्योंकि ये जो उत्पादक है इसकी जो वेट है वो ज्यादा है, इन दोनों की तुलना में इसका वेट ज्यादा है, इसलिए ये वाला क्या बना, सीधा बना। लेकिन ये जो छोटी मछली है इसकी तुलना में ये बड़ी मछली की वेट ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ, ये छोटी मछली नीचे, इसलिए इसका पिरामिड भी क्या बना, उल्टा बना। इसके बाद है हमारा तीसरा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो ये ऊर्जा का पिरामिड होता क्या है, ऊर्जा का पिरामिड एक मॉडल है जो खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है। उत्पादकों, प्राथमिक उपभोक्ता और अन्य ट्रॉफिक स्तरों द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा की तुलना करता है।
खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर ऊर्जा का खो देती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कुल ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा ही दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित किया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं कि उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा दी जा रही है, उपभोक्ता द्वारा अपघटक को कितनी ऊर्जा दी जा रही है। ये क्या होता है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरित की दिशा को हमें प्रदर्शित करता है। ये जो ऊर्जा का पिरामिड है ये क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनता है मतलब ये उल्टा नहीं बन सकता, ये हमेशा सीधा ही बनता है। और ये एक स्तर से जब दूसरे स्तर में जाता है तो क्या होता है, 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित कर देता है। और जो 90% ऊर्जा बचती है वो क्या होती है, जो उत्पादक होती है, ये उपभोक्ता होती है, उसके उत्सर्जन में, उसके बाद जाके उनके पोषण में, श्वसन में, इन सब में क्या होती है, वो 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसको हम अभी चित्र के मदद से समझेंगे। देखिए ये है ऊर्जा का पिरामिड। ये क्या हमने बोला, ये हमेशा सीधा ही बनता है। ये उत्पादक से स्टार्ट होता है और अपघटक तक जाता है। इसमें क्या हुआ, पहले ये हमारा घास है, इस घास को इसने स्वपोषित है, ये अपना भोजन खुद बनाया। इसने क्या हुआ, 10,000 किलो कैलोरी इसकी ऊर्जा है। लेकिन इस घास को क्या हुआ, जब टिड्डे ने खाया तो क्या हुआ, इसके पास कितनी बची, इसका 10%, इसका 10% क्या हुआ, 1000 किलो कैलोरी बचा। फिर जब इसने श्वसन किया, उत्सर्जन किया, ठीक है, फिर जाके पोषण हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसका 90% जो ऊर्जा है वो इसमें क्या हुआ, वेस्ट हो गया। और जो इसका 10% ऊर्जा ही बचा वो ही केवल क्या हुआ, इसमें इस ऊर्जा स्तर में पहुंचा। फिर इन मेंढक ने भी श्वसन किया, उत्सर्जन किया, पोषण किया, तो इसका भी 10% यहाँ गया। तो ये 100 किलो कैलोरी था, तो इसमें क्या हुआ, 10 किलो कैलोरी ही पहुंच पाया। फिर इस सांप को किसने खाया, बाज ने, तो बाज को जाके लास्ट में कितनी कैलोरी बची, 1 किलो कैलोरी। तो ये जैसे जैसे ये ऊपर को बढ़ता है केवल 10% ही क्या होता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है। और जो 90% हमारा ऊर्जा है वो किस में हो जाता है, हमारा पोषण में, श्वसन में तथा उत्सर्जन में, इन सब में क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। 90% हमारा जो ऊर्जा है वो खपत हो जाती है। और जो 10% बचता है वही 10% क्या होता है, ये आगे नेक्स्ट ऊर्जा स्तर में भेज देता है। इस नियम को एक दूसरा भी नियम नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं 10% का नियम। इस नियम को 10% का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि 10% ऊर्जा ही एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होती है। तो आज का हमने तीनों टॉपिक हमने क्लियर कर दिया, तीनों पिरामिड बता दिया मैंने। जो पहला था हमारा नंबर पिरामिड, दूसरा था हमारा बायोमास पिरामिड और तीसरा था हमारा ऊर्जा का पिरामिड। इसी से हमारा क्या होता है, जो पारिस्थितिक पिरामिड का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा टॉपिक आप लोगों का कि ये होता क्या है, किस प्रकार होता है। मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।